नमस्ते। मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे साहब। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर साहब, बहुत सी चीजें हो रही हैं और खास करके बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की है, मैं ये मान रहा हूँ वो सेंट्रिक मान के देश की पॉलिटिक्स इस समय उसके इर्द गिर्द घूम रही है। और मुझे कुछ ये लगता है कि कभी कभी जो बीजेपी इस समय कर रही है, जो भी कर रही है, उसके सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इस वोट अधिकार यात्रा को और जन समर्थन देने में जैसे अब अमित शाह कल बोले हैं कि ये घुसपैठिए अधिकार यात्रा है। तो आप ये कहिए, आप जैसे ये कह रहे हैं, आप उसकी और पब्लिसिटी कर रहे हैं। एक गाली गलौज वाला भी परसों हुआ कि ये था कि उसको कि भाई मोदी जी को एक व्यक्ति ने आके मंच से गाली दी, वो सबने सुनी। लेकिन उस समय ना मंच पे तेजस्वी थे, ना राहुल गांधी थे। और अगर गाली दी तो उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, उसको तत्काल उसको गिरफ्तार भी किया गया, उनको जो सजा है वो मिलनी चाहिए। अब उस पर डाइवर्ट करके पूरे लोग लग गए कि राहुल गांधी राहुल। मैं लार्जर इशू पे कह रहा हूं कि वोट अधिकार यात्रा, मेरे हिसाब से जितने लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, वो मतलब ऐसा माहौल बहुत दिनों बाद भारत जोड़ो यात्रा में जैसा माहौल बनना शुरू हुआ था, कुछ उस तरह का माहौल तो बिहार में बन रहा है। इस पे पहली टिप्पणी जरा मैं वोट अधिकार यात्रा के ले लूं, उसके बाद एसआईआर पे भी बात करेंगे। आनंद जी, अंग्रेजी की एक कहावत है, स्टोर मेरी टी कप। लेकिन भारत में मैं उस कहावत को बदल देता हूं, यहां मीडिया के प्याले में तूफान आता है। भारत में जो तूफान आता है वो चाय के प्याले में नहीं आता। चाय के प्याले में तूफान आता है अंग्रेजों के यहाँ है, लेकिन भारत में तूफान आता है मीडिया के प्याले में। तो ये सब जो पूरा मामला है ना कि घुसपैठिया यात्रा है या मोदी जी की माँ को गाली दे दी, उसके बाद टीवी पे शुरू हो गया वगैरह वगैरह, माफी मांगो, ये सब चल गया, इसका आम जनता से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता हूं। एक कान से सुनता हूं, दूसरे से निकाल देता हूं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी यही होता है। आज लगातार मीडिया के प्याले में तूफान आ रहा है कि अचानक जीडीपी बढ़ गया है और हमने ट्रंप को जवाब दे दिया है। भारत के जीडीपी ने ट्रंप को जवाब दे दिया। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण, घटिया किस्म की, छिछली, सच्चाई से विहीन बातें जो है वो सब चलती रहती हैं। इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जहां तक वोटर अधिकार यात्रा का सवाल है, वो वोटर अधिकार यात्रा दो लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। एक तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए, और राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये यात्रा डिजाइन ही इस तरीके से की गई है और उसका परफॉर्मेंस भी, उसका प्रदर्शन भी इस किस्म का है कि वो भूमिका निभा रही है। अच्छा, हम लोगों के लिए समीक्षा का दायित्व तो ये है कि वो भूमिका किस हद तक निभा रही है, कहां तक पहुंच रही है भूमिका। पहली बात तो ये है कि अगर वोटर अधिकार यात्रा केवल राष्ट्रीय जनता दल का जो पारंपरिक आधार है उसी को आलोड़ित कर रही है, उसी के अंदर खलबली है, उसी को उत्तेजित कर रही है, वो भी एक उपलब्धि है। मेरा कहना वो भी एक उपलब्धि है कि आप अपने जो आपका आधारभूत कार्यकर्ता समाज है उसको आप एकदम खड़ा कर दें और वो आंदोलनकारी मूड में आ जाए। क्योंकि चुनाव तो बिल्कुल सिर पे है। सितंबर के अंत में घोषणा ही हो जाएगी चुनाव की। अक्टूबर में तो चुनाव होगा, नवंबर में रिजल्ट आ जाएंगे। तो एक तो वो भूमिका तो उसने निश्चित रूप से निभाई है। दूसरी भूमिका जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या कांग्रेस में कोई जान इस यात्रा से पड़ेगी। मैं कांग्रेस के स्थानीय संगठन और कांग्रेस के स्थानीय आधार की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी की नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं। वो एक अलग पहलू है। क्या कांग्रेस में इससे जान पड़ेगी या पड़ रही है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो अति पिछड़े हैं, जो जिनके बारे में पहले माना जाता था कि 35% के आसपास हैं, जिनको पचपनिया भी कहा जाता है, और जो नीतीश जी ने और तेजस्वी ने मिलकर जो वो कराई थी, जातिगत सर्वेक्षण कराया था, उसमें शायद इनकी संख्या इससे भी ज्यादा निकली है। वो किधर है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार का चुनाव जीता हारा जाएगा इसी बात से। वो किधर है, इन्हीं बातों से। क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था विधानसभा चुनाव में, तेजस्वी को बहुमत नहीं प्राप्त हो पाया। आरजेडी ने प्रदर्शन अच्छा किया था। इस बार अगर कांग्रेस अपने प्रदर्शन को नहीं सुधारेगी तो फिर महागठबंधन फिर पिटेगा, नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर पिछड़े वर्ग के लोग नहीं साथ देंगे तेजस्वी यादव का, ये नहीं कह रहा हूं सारे के सारे साथ दे देंगे तो फिर तो एनडीए को सीट ही नहीं मिलेगी, वो तो अलग बात है। तो वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा,
तो मुझे लगता है कि जो वोटर अधिकार यात्रा है वो इन भूमिकाओं को निभा रही है और एक हद तक उसने निभा दिया है इस भूमिका को। नंबर एक बात, राहुल गांधी ने कल एक संविधान सम्मेलन किया, क्योंकि देखिए ये यात्रा बड़ी बढ़िया तरीके से डिजाइन की गई है, बीच बीच में इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इस तरीके से यात्रा डिजाइन की गई है। और उस संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने एक अनूठा भाषण दिया। एक ऐसा बंदा, इसको लेक्चर देना नहीं आता था, आजकल कमाल कर रहा है और वो बिल्कुल सरल तरीके से अपनी बातों को पहुंचाने में समर्थ है। जैसे उसने कहा कि भाई मेरे पास, मैं कुछ बीजेपी के एमपीज को जानता हूं, आजकल वो मुझे मैसेज करते रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को आप वोट चोर मत कहिए। एक तो बात उन्होंने ये कही। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कही कि देखिए, एक उन्होंने बंदे को खड़ा किया सभा में से कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने नाम बताया, तो राहुल गांधी, अच्छा कुमार जी, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप चोर हो तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो उस बंदे ने कहा, तो आपकी प्रतिक्रिया तुरंत होगी कि नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं, आप गलत कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूं। और अगर आप चोर हो गए तो फिर आप चुपचाप बैठ जाओगे। तो मैं प्रधानमंत्री को रोज कहता हूं ये चोर है, वोट चोर है, ये बोल क्यों नहीं रहा है, ये चुपचाप क्यों बैठा हुआ तो इस तरीके से वो बहुत सी ऐसी बातें की। इससे पहले उन्होंने एक और बड़ी रिमार्केबल, असाधारण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं 6 से 7 साल के, वो मेरे कान में फुसफुसाते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये बच्चे पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गए हैं और इसका प्रमाण ये है कि ये नारा जमीन तक पहुंच गया है। तो राहुल गांधी इस तरह की बहुत ही, मतलब ये पॉलिटिकल पॉपुलिज्म है जो बहुत जरूरी होता है राजनीति में गोलबंदी करने के लिए, छवि प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस वक्त मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की जो व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व की छवि है, उसका ग्राफ तो ऊपर जा रहा है। यहां तक के सी वोटर के सर्वे ने भी, संभवतः मैंने आंकड़ों को ठीक से देखा नहीं है, लेकिन जो मेरी ऊपर समझ बनी है, उसने भी ये साबित कर दिया है कि मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ ठहरा हुआ है, वो बढ़ नहीं रहा है लंबे अरसे से, और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है लगातार, वो अपवर्ड, मतलब ऊपर जा रही है। पहली बात। दूसरी बात, जो वोटर अधिकार यात्रा की रोजमर्रा की गतिविधि है उसमें तो नहीं, लेकिन जो संविधान वाले सम्मेलन राहुल गांधी वगैरह करते हैं, उसमें अति पिछड़ी जातियां बड़े पैमाने पर भागीदारी कर रही हैं, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, कांग्रेस में कुछ जान पड़ी है। एक वरिष्ठ पत्रकार, बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो कांग्रेस अब उठ के चलने लगी है। पहले तो अपनी जगह पे बैठी हुई थी धमधूसर की तरह है, लेकिन अब बिहार में कुछ चलने लगी है। तो ये तीन चीजें जो हैं वो महागठबंधन को काफी संबल देने वाली चीजें हैं। इससे गारंटी नहीं मिलती कि आप चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि बिहार की लड़ाई बहुत कठिन और जटिल है, लेकिन इससे संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं कि ये लोग उस सही दिशा में जा रहे हैं, और इस दिशा में जाने का मौका उनको इस एसआईआर ने दिया है। अगर चुनाव आयोग ये एसआईआर बिहार में नहीं शुरू करता तो उनको ये मौका नहीं मिलता। तो ये एक पारंपरिक किस्म की चुनावी मुहिम चलाते, जो कि आप असाधारण किस्म की चुनावी मुहिम चला रहे हैं। इसलिए एनडीए में बड़ी बेचैनी है। लोग एनडीए के नेताओं से बातचीत कीजिए तो वो कहते हैं, बिहार के, वो कहते हैं कि क्या जरूरत थी इस एसआईआर की, हमारा बिल्कुल पक्का हमने इंतजाम कर लिया था चुनाव जीतने का अपना, अब इससे सारा इंतजाम गड़बड़ा गया है, अब नए सिरे से सब बातें करनी पड़ रही हैं। और वो ये भी कहते हैं कि महागठबंधन के दोनों हाथों में लड्डू है, अगर वो चुनाव जीत गए तो जीत ही गए, लेकिन अगर चुनाव किसी तरह वो हार गए तब भी हम पे आरोप लगेगा कि हम तो एसआईआर की वजह से हारे, जीते, वरना हम हार जाते, हमने वोटर लिस्टों में गड़बड़ी कर ली इसलिए जीते। तो महागठबंधन के नेताओं में बड़ी चिढ़ है। ये जो भाई बिहार के नेताओं से पूछ के थोड़ा ना की गई है, तो ऊपर से अमित शाह, नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार जी ने मिलकर तय किया है कि ये करना है, उसके हिसाब से हो रहा है। तो मैं ये मानता हूं वोटर अधिकार यात्रा विपक्ष की राजनीति के लिए निश्चित रूप से गेम चेंजर है। अगर इन्होंने किसी तरीके से बिहार में सरकार बना ली विपक्ष ने, उसके बाद मैं अपने मित्र विनोद शर्मा की बात कहता हूं, दिस गवर्नमेंट विल बी अनरेवल्ड स्टेप बाय स्टेप, है कि नहीं? फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो फिर उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब ये है, जो बिहार में तूफान आया हुआ है, वो तूफान हमें हिंदुस्तान में कई जगहों पे दिखाई पड़ेगा, बंगाल में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ममता बनर्जी वो मार लगाएंगी बीजेपी को, बीजेपी हाफ जाएगी, उसको पनाह मांग जाएगी बीजेपी। अब भाई मैं एक चीज इसमें इसलिए कर दूं कि अभी एसआईआर का भी मामला
पटाक्षेप नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पूरी याचिका को सुन के एक अपना निर्णय देना है। और इस बीच योगेंद्र यादव जी बिल्कुल ठीक से आंकड़ों के साथ कह रहे हैं कि अभी करीब 2 करोड़ लोगों का वोट और के अधिकार से वंचित रहेंगे, नंबर एक। नंबर दो, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस सब चर्चा के बीच ये जो अमित शाह जिसको प्रेस नहीं करते हैं, 3 लाख लोगों को वो दिया गया है कि आपका वो क्यों ना चेंज कर दिया जाए, और उस पर कारण ये दिया जा रहा है कि दूसरे देश के नागरिक हैं आप। ये मुझे लगता है कि ये बजाय हलचल करने की उनको इससे क्या एडवांटेज मिलेगी, इससे डिसएडवांटेज है। मैं इस पे भी थोड़ा एक कि अभी लास्ट एसआईआर में लास्ट वर्ड नहीं कहा गया है, क्योंकि नहीं, अगर ये है एसआईआर, अगर वो जी जी अब आधी एसआईआर के ही नतीजे हमारे सामने आए हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जो 65,64,000 वोट काटे गए हैं, इसके बाद भी 7.25 करोड़ मोटे तौर पर वोटर हैं, तो उनमें बहुत खेल होगा। दीपंकर भट्टाचार्य से मैं चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो वोट काटे गए हैं, अब जोड़ने की तिकड़म शुरू होगी। किन लोगों को वोट काटे गए हमारे सामने साफ हो गया है, और किन लोगों को जोड़ा जाएगा ये अभी हमारे सामने साफ होगा। जो प्यारालाल शर्मा हैं, जो बहुत आंकड़ा विज्ञान के बड़े महारथी हैं, तो उनसे चर्चाओं से मुझे लाभ हुआ काफी। तो उनका कहना यह था कि इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार विधानसभा से लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में 1 करोड़ वोटर जोड़े। मतलब जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें चुनाव आयोग ने बिहार में 1 करोड़ वोटरों का वोटर जोड़े थे। इन्हें उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में विधानसभा में हुआ उस तरीके से हर जगह 1 करोड़ वोटर बीजेपी को वोट देंगे और हम लोग बिहार को फिर से दोबारा बिहार को जो है स्वीप कर देंगे, झाड़ू फिर देंगे बिहार में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, वहां पर आरजेडी और उसके सहयोगियों ने मिलकर 9-10 सीटें जीती थी बिहार में, जो पहले बिल्कुल नहीं जीत पाते थे। मतलब लालू यादव के परिवार के लोगों को अपना चुनाव जीतना मुश्किल पड़ जाता था, बिहार में हालत ये थी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव ने उस परिस्थिति को बदल दिया, तो उससे ये लोग चौंके, समझ गए कि विधानसभा चुनाव में तो हम शर्तियां हार जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इतनी जल्दबाजी में बिहार में इतने कम समय देकर ये एसआईआर शुरू की। एसआईआर शुरू करने के पीछे यही कारण था कि इन्हें बिहार चुनाव पूरी तरीके से हारता हुआ दिख रहा था। वरना ये झंझट एसआईआर करने का बिहार में क्यों मोल लेते, ये आला कमान की बात है। हालांकि अब जो विपक्ष ने एसआईआर को अपने पक्ष में पलट दिया है, अपना गेम चेंजर बजाय इसके उनका गेम चेंजर बने, अपना गेम चेंजर बना दिया है, उससे एनडीए वालों में काफी हड़कंप है, मतलब विचलित है काफी। दूसरा विचलित होने का कारण यह है उनका कि जब प्रशांत किशोर का उभार हुआ था, तो एनडीए की अपनी समझ, उनकी, मेरी समझ नहीं है प्रशांत किशोर के बारे में, एनडीए की समझ थी कि भाई जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होगा वो इससे बढ़ जाएगा, जितना भी बटे फायदा उन्हीं को होने वाला है उनसे। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट बटने की बजाय प्रशांत किशोर का जो मोडस ऑपरेंडाई है, मतलब काम करने का, गतिशील रहने का जो तरीका है उनका, उसमें वो ऊंची जातियों को ज्यादा अपनी तरफ जोड़ रहे हैं। तरीका कोई भी हो उनका, मतलब प्रशांत किशोर का पार्टी बनाने का, संगठन बनाने का तरीका सामान्य दलों से भिन्न है। वो जरा उसमें एनजीओ फैक्टर, एनजीओ स्टाइल ज्यादा है उसका, तो वो भिन्न है। तो उनको लगता ये है कि अब प्रशांत किशोर जो वोट लेंगे, वोट खींचेंगे, जो भी खींचें, कम खींचें ज्यादा खींचें, वो वोट होगा मुख्य तौर पर बीजेपी का। इस बात से भी उनको बड़ी परेशानी है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो महागठबंधन को वोट मिलना है और पिछड़े वर्ग का जो वोट मिलना है, वो तो इस वोटर अधिकार यात्रा ने जो भी वोट उनका है उसको तो उन्होंने उसको तो उसके पक्ष में खड़ा ही कर दिया है, ले जाकर काफी उत्तेजित कर दिया है उसको। वो भावावेश में है और वो कुछ ना कुछ कर गुजरना चाहता है, उस चुनाव में दिखाना चाहता है कि उसके वोट का असर क्या होता है। जब वोटर एक बार ये सोच लेता है तो बड़ी वो कटिबद्धता से वोट वगैरह देता है। तो मेरे ख्याल से परिस्थिति इस प्रकार की है। जी, मैं अभय भाई अब एक आखिरी बात पे आ जाऊं बिहार के ही संदर्भ में। वो जो गाली वाला मामला को इतना उछाला, मोदी जी ने इतना उछाला, मैं आपको बताऊं, कल मैं एक लाइव करता हूं शो, उसमें काफी लोग आते हैं, उसमें मैंने कल एक ऐसे ही एक सर्वे कर लिया और उस सर्वे के 4 क्वेश्चन थे कि भाई ये जो गाली दी गई ये क्यों ठीक नहीं थी। तो पहला ये था कि वो प्रधानमंत्री, उनको गाली नहीं देनी चाहिए। 15%, 16% लोगों ने कहा कि हाँ गाली नहीं।
फिर ये था कि उन्होंने इतने अच्छे काम किए, उनको गाली नहीं देनी चाहिए, वो 4% लोगों ने कहा था, 19% ये थे। फिर ये था एक ऑप्शन कि भाई शुरुआत किसने की, जो गाली दिया तो यही गाली वापस आई है, ये 41% लोगों ने कहा कि मोदी जी ने गाली जितनी दी है वो गाली वापस आ रही। और चौथा ऑप्शन ये था कि काम जो आपका है, लोगों का गुस्सा जो है वो मैनिफेस्ट हो रहा है गाली के रूप में, उसमें 40% लोग थे। मैं ये सिर्फ बात लेकर रहा हूं, बहुत मेरा कोई वो नहीं था, बहुत छोटा सा है, 3-4 हजार लोगों ने उसमें वोट डाला, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन है हमारे आपके अगल बगल भी कि गाली अगर ये करते हैं तो राहुल गांधी के ऊपर नहीं चिपकेगी कि राहुल गांधी गाली गलौज करता है। गाली गलौज तो करने वाले आप ही का कॉपीराइट है। मैं एक छोटी इस पे एक टिप्पणी आपकी, मैंने शुरुआती यहां से की थी कि मीडिया के प्याले में लाया गया तूफान है इस तिकड़म के जरिए। कल मोहन प्रकाश जो कि कांग्रेस के पुराने नेता हैं, वो मेरे साथ एक मीडिया चर्चा में थे, एक राष्ट्रीय चैनल पे थे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अपना आदमी भेजकर अपने आप को और अपनी मां को गाली दिलवाई गई ताकि आप इस यात्रा को थोड़ा पटरी से उतार सकें, या इस यात्रा के मुकाबले आपके पास कुछ कहने के लिए हो, क्योंकि वोट चोरी के सवाल पे तो ये कुछ कह नहीं रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं, तो इनके पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं। भाजपा आमतौर पर चुप बैठी हुई थी, ज्यादातर यही कह रही थी कि भाई चुनाव आयोग की साख गिराई जा रही है वगैरह वगैरह, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है, और राहुल गांधी क्या धर्मेंद्र उन्होंने प्रधान ने क्या कहा था, उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही थी कि वो संविधान नष्ट करने वालों की सरगना है, ये कहा था राहुल गांधी के बारे में। तो इस प्रकार की बातें कही जा रही थी, लेकिन कोई भाजपा के पास कुछ कहने के लिए आक्रामक कुछ नहीं था। तो इसके जरिए, इस तिकड़म के जरिए उन्होंने कुछ आक्रामक चीज अपने लिए ले ली है। अब देखिए, वोट अधिकार यात्रा बिल्कुल अपने अंत में है, आज तारीख हो गई 30, परसों इसका अंत हो जाएगा। तो अब जब बिल्कुल पूरी यात्रा निकल चुकी है, यात्रा तो अपना काम कर चुकी है जो उसे करना था, जब आप यात्रा काम कर चुकी है तब आपने उसके खिलाफ एक रणनीति बना पाई। आप इसको देखिए कि थोड़ा सा जिस जो आरोप मनमोहन सिंह के ऊपर लगता था, लगाते थे ये लोग, वो पॉलिसी पैरालिसिस या स्ट्रेटजी पैरालिसिस भाजपा में काफी दिखाई पड़ रहा है इस वक्त, बहुत से मामलों में। ट्रंप के मामले में वो स्ट्रेटजी पैरालिसिस दिखाई पड़ा हम लोगों को, विदेश नीति के कई मामलों में वो स्ट्रेटजी पैरालिसिस हम लोगों को दिखाई पड़ा। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री को चीन जाना है, उससे पहले तिकड़म करके एक न्यूज प्लांट की जा रही है कि चीन के राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति को एक खुफिया पत्र लिखा था, आप सोचिए। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया था कि जब भारत के प्रधानमंत्री यात्रा करने जाएं तो उस खुफिया पत्र को आप उसकी गोपनीयता भंग कर दीजिएगा, उसे मीडिया को दे दीजिए खुफिया पत्र को। ऐसा कहीं होता है? आप सोचिए, ऐसा कहीं होता है? मतलब कितनी ये मूर्खतापूर्ण चालाकी है, एक ऐसी चालाकी है इसके चेहरे पे पुता हुआ है कि ये बेवकूफी है। इस प्रकार की तिकड़में करके खबरें, घटिया किस्म की ओछी खबरें, अविश्वसनीय खबरें प्लांट करके ये लोग सोचते हैं कि अपनी राजनीतिक गोटी लाल कर लेंगे। जब हवा आपके पक्ष में होती है तो ये सब तिकड़में चल जाती हैं, जब हवा आपके पक्ष में नहीं होती है तो फिर ये सारी तिकड़में मुंह के बल गिरती हैं, इनका कुछ नहीं होता। हास्यास्पद बात है, आप देखिए जी। नहीं अबे भाई, मैं एक और बता दूं, एक और बहुत कस के चल रहा है, टीएन सेशन का एक चल रहा है कि टीएन सेशन ने कहा है कि ये इस तरह के संवैधानिक संस्था को कम करना बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये कहा गया है, उनको बताया जा रहा है कि अभी वोट के एसआईआर के रेफरेंस में, अरे वो 2019 में मर गए थे, उनको अभी ये सब जिंदा करके ले आए। अब ये कौन जाके देखने जाएगा कि वो मर गए कि जिंदा, उन्हीं के नाम से चला। टीएन सेशन का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सामने बैठे हुए बंदे से बात कर रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं टीएन सेशन कि आई एम नॉट ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस, आई एम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन बीइंग ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ इंडिया। मतलब ये बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी की समझ बिल्कुल इसके विपरीत है, वो कह रहे हैं कि हम तो भारत सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो टीएन सेशन की असली बात तो वो है जी। मैं अब भाई, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये हुई है कि हम और आप उस पर कई बार चर्चा की है। मेरे हालांकि एक मित्र ने आज सुबह फोन करके कहा कि इन सब मतलब उन्होंने खराब नाम लिया, वो नाम नहीं लूंगा मैं, कि इनके ऊपर चर्चा भी करना आप लोगों ने, लेकिन फिर भी मन तो नहीं मानता है। मोहन भागवत इस तरह से रंग बदलेंगे, मतलब वो भी वही हो गए, वो तो बिल्कुल हार्डकोर नेता जैसे हैं। मेरे पास उनका 11 तारीख का है, सामने है मेरे, 11/7/2025 में उन्होंने कहा था
75 की उम्र होने पर दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। और 29-29-8 का छपा है ना, मैं 75 में रिटायर हो रहा, ना किसी को रिटायर होने को कहा। अब लोग कह रहे हैं कि दोनों के आपस में तय हो गया, मोदी जी तुम भी रहो 75 के बाद, हम भी रहे 75 के बाद। और दूसरा यह है कि ये सब आरएसएस वाले उल्टी पुल्टी बात है, वो काशी और उसको कह रहे मथुरा भी दे दो, बिना बात के हंगामा करने वाले। और इस पूरी जो अव्यवस्था है उसका कीड़ा फिर से एक बार प्रूव हो गया है कि उसका बीज आरएसएस की उसी नागपुर में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। मोहन भागवत की इस बात से एक मैं आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। देखिए, जुलाई में जब उन्होंने ये कहा था 11 जुलाई को, तब दो घटनाएं नहीं हुई थी, अंदाज भी नहीं था कि ये दो घटनाएं होंगी। पहली घटना ये थी तब ट्रंप ने भारत को उन्होंने 11 जुलाई को, ट्रंप ने 7 अगस्त को पहला 25% टैरिफ लगाया। उसके बाद 27 तारीख को, उसके 20 दिन बाद उन्होंने दूसरा 25% दंड स्वरूप टैरिफ लगाया। ये दो घटनाएं उस वक्त तक नहीं हुई। इसी तरीके से एसआईआर के खिलाफ जो वोटर अधिकार यात्रा है, मतलब वोटर अधिकार यात्रा भी 11 अगस्त को शुरू नहीं हुई थी। वोटर अधिकार यात्रा भी जुलाई के अंतिम सप्ताह में कब शुरू हुई है? जुलाई के अंतिम 17 अगस्त 17 अगस्त हाँ, 17 अगस्त को शुरू हुई थी, यानी वो भी उसके 1 महीना 7 दिन बाद शुरू हुई है। इन दो घटनाओं ने देश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बदल दी है। अच्छा, मोदी जी की सरकार अपने सबसे वल्नरेबल, सबसे दुर्बल संस्करण में हम लोगों के सामने मौजूद है। मोदी जी की शख्सियत भी अपने सबसे दुर्बल संस्करण में हम लोगों के सामने मौजूद है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब इन्होंने ये देखा, मोहन भागवत ने, कि भाई ये तो सारा मामला गड़बड़ा गया, इस वक्त अगर हम भारत सरकार को, मोदी जी को रिटायर होने का दबाव डालेंगे या सरकार के नीचे से हम जमीन खींचेंगे, तो इस बात का ज्यादा अंदेशा है कि हम सत्ता से ही हाथ धो बैठे हैं। इसीलिए मोहन भागवत ने अपने वक्तव्य की शुरुआत कहां से की? देखिए, उन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत की कि जो प्रतिनिधि सभा में तय हुआ है वो मैं बोल रहा हूं। उनका बिल्कुल शुरुआत उन्होंने यहां से की, जो संघ की प्रतिनिधि सभा में तय हुआ है बोल। इसका मतलब है संघ की प्रतिनिधि सभा में इस बात पर चर्चा हुई है कि अभी मोदी जी को रिटायर करने के लिए दबाव उनके ऊपर डालना, इस बात की बार बार बात कहना कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए, ये सब बातें हवा में उछालना अभी उचित नहीं है। अभी हम लोग पूरी तरीके से सत्ता से वंचित हो जाएंगे, और सत्ता से वंचित होना बिल्कुल संघ नहीं चाहता। संघ का तो उद्देश्य ही है कि ये इन प्रकार सत्ता पे ही कब्जा बना रहा है किसी तरीके से। ये भाजपा को बनाया ही इसीलिए गया है, बाकी सारे संगठनों का सारा प्रपंच ही इसीलिए है कि देश की सत्ता पे कैसे कब्जा किया जाए, भले ही हिंदू समाज का पूरा समर्थन मिले या ना मिले। हिंदू एकता तो बहुत दूर की बात है, ये तो आज तक 40% हिंदुओं को अपने झंडे के नीचे नहीं एक कर पाए। आज तक 40% वोट उनको देश में नहीं मिला है, जबकि कांग्रेस को जब भी बहुमत मिलता था हमेशा उसको 45+ वोट मिलता था। ये तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इनका वोट तो लगातार गिरता जा रहा है। और जैसा कि सी वोटर का सर्वे बताता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता उछाल पर है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जड़ताग्रस्त है, अपनी जगह पर रुकी हुई है, गतिरोध का शिकार है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसको बार बार रेखांकित किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति राष्ट्रीय नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और दूसरा पहले से जमा हुआ व्यक्ति जो है ठिठका हुआ है अपनी जगह पे। ये बताता है कि हमारी राजनीति का भाव किधर है। जी नहीं, और मैं ये भी बता दूं कि जो वोट मिले भी हैं उसमें अब कितने वोट चोरी के हैं और कितने अपने हैं इसका भी पता नहीं है, क्योंकि उसमें एक अच्छा हिस्सा कहीं ना कहीं मैनेज वोट भी है। बिल्कुल है वो। आप देखिए, मैं जो कह रहा हूं उनको वोट, तो मैं कहता हूं 2019 में जो इनको वोट मिले थे ना, 2019 से वोटों के बारे में कह रहा हूं, तब इनको 38% वोट मिले थे 2019 में। 37 और 38 के बीच में कुछ वोट मिले थे। और 2014 में जो वोट मिले थे वो तो 31% वोट मिले थे, उससे भी कम थे। तो ये अभी जो वोट मिले हैं, ये इस वोट में तो 78 सीटें ज्यादा, 78 सीटें उन्होंने फर्जी तरीके से जीती। इस वक्त तो कायदे से भाजपा को अगर 175-180 सीटें मिलती तो मैं कहता कि ईमानदारी का नतीजा है। जी मैं अब आखिरी उस पर आ जाऊं अबे भाई, क्योंकि वो एक देश के लिए, हमारे आपके लिए, सबके लिए लोकतंत्र तो है ही, एसआईआर है, लेकिन इमीडिएट जो फर्क पड़ेगा वो है जो ट्रंप और भारत, मतलब अमेरिका और भारत की नीति। भारत का इस समय चीन भाग के जाना, चीन में भी ये कहना कि अब वो कैसी कैसी अर्थव्यवस्था है, पुतिन से बात करना, जापान में बात करना। लेकिन मैं एक चीज और इसलिए कह दूं कि ये
हमें कहीं ना कहीं डिसाइड करना है कि हमें अपनी नीति क्या करनी है। ना हम इधर के हो रहे हैं ना उधर के हो रहे हैं। तेल का भी आयात जो है वो अभी चेक हो गया है, क्रूड को लेके भी काफी कुछ है, कॉर्पोरेट वॉर भी चल रही है। ऐसे उसमें जो मतलब ट्रम्प वर्सेस मोदी और चाइना, इन सबको कैसे, इसको कैसे समेट रहे हैं आप? देखिए, ये सारे के सारे बचाव की कार्रवाइयां हैं जो भी मोदी जी कर रहे हैं। ये सब रक्षात्मक कदम है, और रक्षात्मक कदम आप उठा रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि आपके पास, आपके हाथ से पहलकदमी चली गई है। आप विदेश नीति के क्षेत्र में, अर्थनीति के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों में जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिवफुलनेस जवाहरलाल नेहरू के जमाने से विदेश नीति के मामले में भारत में रहता था। उसके बाद में मनमोहन सिंह ने बताया कि अर्थनीति के क्षेत्र में हम भी इनिशिएटिवफुल हो सकते हैं, पहलकदमी से संपन्न हो सकते हैं। वो इनके हाथ से पूरी तरीके से चली गई है, और इनके अपनी कारस्तानियों की वजह से गई है। मैं कुकर्म तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अपनी कारस्तानियों की वजह से इनके हाथ से गई है। ये सारे के सारे बचाव के तरीके हैं, इनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इनमें खतरे बहुत हैं। जैसे कि आप चीन के साथ आर्थिक संबंधों पे इतना ज्यादा जोर देंगे, और जो सीमा विवाद है उसको आप ठंडे बस्ते में डाल देंगे, तो एक दिन वो उसमें से निकलेगा एक विषभरे अजगर की फुफकार मारता हुआ कोबरा नाग निकलेगा उसके अंदर से, जो आप ही को काट खाएगा, पूरे देश को काट खाएगा, हमारी राष्ट्रीय सम्मान को काट खाएगा। आपने अमेरिका के साथ परवाह नहीं की। हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक विदेशी हुक्मरान जो है आपको कहता है हम आपको दंड देते हैं। कितनी शर्म की बात है, आप बताइए। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा हूं, आप भी उसी तरह के परिवार से आए हुए हैं। आप सोचिए जरा मत इस बात को। हमने 100 साल अंग्रेजों से 1857, 90 साल 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों से लड़के जो है, लंबे इस संग्राम के बाद हम लोगों ने छीनी। हमारे पिताजी ने अपने जवानी के कीमती वर्ष अंग्रेजों की जेलों में गुजार दिए, और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया है कि एक विदेशी हुक्मरान वहां से कह रहा है कि हम आपके ऊपर दंड, आपको सजा सुनाते हैं आपको। और ये इन्होंने सरकार में निर्देश दे रखा कि किसी को बोलना नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर। तो आप सोचिए, ये जो भी कर रहे हैं, जापान जा रहे हैं, जापान जाने से ट्रंप के टैरिफ का क्या मतलब है उसका? चीन जाने से उसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बेकार की बात है। चीन ट्रंप के साथ अलग से ट्रेड डील थ्रेश आउट करने में लगा हुआ है। चीन का और अमेरिका के संबंध अलग तरीके के संबंध है। भारत की हैसियत तो उसमें भुन गई ऐसी नहीं है। जापान और अमेरिका के संबंध अलग तरीके से हैं, भारत की हैसियत तो उसमें भुन गई ऐसी नहीं है। ये भी सब वही पप्पी झप्पी की राजनीति है, इसको राहुल गांधी कहते हैं ना, ये पप्पी झप्पी की राजनीति है। पप्पी झप्पी की विदेश नीति है पूरी की पूरी, ये जो यहाँ पे चीन और वहां पे जापान में कर रहे हैं। इसका भारत की ट्रंप के साथ में जो समस्या पैदा हुई है, पाकिस्तान के साथ जो समस्या पैदा हुई है, इससे उसका कोई संबंध नहीं। आपके थल सेना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आपके सीडीएस ये कह रहे हैं कि भाई जब ऑपरेशन सिंदूर में हम एक नहीं दो दुश्मनों से लड़ रहे थे, एक उसमें चीन था और एक पाकिस्तान था, उसके साथ आप पप्पी झप्पी में लग गए तुरंत। ऑपरेशन सिंदूर हुए अभी कितने दिन हुए हैं? जी जी, ये तो इनकी स्थिति है। ये बहुत बुरी मौत मरेंगे, बहुत बुरी जी जी। मैं अबे भाई, मैं इसको और भी एक और रेखांकित कर दूं इस बात को, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है कि चीन भी आपको बराबरी का वो नहीं दे रहा है। एससीओ की मीटिंग है 31 और 1 को। चीन 3 सितंबर को अपना विजय दिवस मनाता है हर वर्ष। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, उसके बाद वो 3 सितंबर को अपना विजय दिवस मनाते हैं। 80 साल की उसकी वो बना रहा है। 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया है, 26 देशों के। पुतिन हैं, ये सब हैं। और भारत में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, म्यांमार, ये सबको बुला रहा है। आपके यहां इन्विटेशन तक नहीं आया। मैं सिर्फ इसलिए ये बात रेखांकित कर रहा हूं, 26 देशों के उनको बुला के अमेरिका को भी अपनी जगह दिखा रहा है। लेकिन भारत का, क्योंकि हमारा कोई पक्ष ही नहीं है, हम कभी जेलेंस्की के पास चले जाते हैं, कभी पुतिन के पास, कभी ट्रंप के पास, कभी चाइना, कभी मालूम नहीं कहां का। आपको क्या लगता है कि देश के लिए जरूरी है कि आप या तो एक अपनी विदेश नीति को इवॉल्व करिए? भाई ये देश का नुकसान हो रहा है। मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी। अब इसमें होगा ये, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चीन तो बहुत ही कूटनीति के मामले में कूटनीति का जनक माना जाता है। चीन दुनिया के पैमाने पर जो कूटनीति है, जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, चीन उसका जनक माना जाता है। यूरोप उसका जनक नहीं माना जाता। चीन नहीं तय किया है कैसे कूटनीति कैसे होती है। यूरोप, हम सब लोग तो उससे सीखते हैं, भारत, यूरोप वगैरह सब। चीन इस मामले में सभ्यता मूलक उसकी बढ़त है, उसकी सिविलाइजेशनल उसकी खास बात है ये।
तो वो चीन तो अब इनसे ऐसी ऐसी शर्तें इनसे मनवा लेगा अपनी। पहले ही अगर आप व्यापार संतुलन के बारे में देखें तो भारत चीन के मुकाबले जबरदस्त व्यापार घाटे का शिकार है। भारत चीन से ऊंची टेक्नोलॉजी की चीजें भी मंगवाता है और साधारण चीजें भी मंगवाता है। अमेरिका भी यही स्थिति है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है। आपने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म है बॉर्न ऑन द 4 जुलाई है, वो उसमें टॉम क्रूज ने यही भूमिका की है। तो उस दिन बड़ी अमेरिका में आतिशबाजी होती है। वहां पे वो सारी आतिशबाजी चीन भेजता है अमेरिका। तो चीन एक ऐसा देश है ऐसे दुनिया में आज तक कभी नहीं हुआ, आधुनिक दुनिया में भी नहीं हुआ। वो कुछ अलग ही किस्म का मामला है। उसके बारे में अभी ठीक से हम लोग उसे, अमेरिका भी नहीं डिकोड कर पाया है चीन को ठीक से, हम क्या डिकोड करेंगे। तो चीन तो इनसे सारी रियायतें ले लेगा, बहुत ज्यादा फायदे में चला जाएगा। और ये फिर से आर्थिक प्रश्न पे चीन के बिल्कुल जैसे कहते हैं नहीं, चीन की ताबेदारी में जाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और एक दिन जल्दी ही ऐसा आएगा, पता लगेगा आधे जा लद्दाख उसने कब्जा कर लिया है और इनके पास उसका ये छुपा रहे हैं उस बात को। जी जी। और अभय भाई, मैं खत्म करने से पहले दर्शकों को एक चीज बता दूं कि ये इतना विदेश घूमते हैं हमारे मोदी जी, चीन को बनाने वाला मौत से तुम, अपनी धरती से बाहर उसने एक कदम नहीं रखा था पूरे जीवन काल में। उसने चीन छोड़ के किसी विदेशी धरती पे एक कदम भी नहीं रखा था। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि कोई बाहर जाने से और गले लगने से और हा 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 करने से विदेश नीति नहीं होती। विदेश नीति ठोस बातों से होती है जो आपको डिलीवर करना होता है। चर्चा में भाग लेने के लिए अभय भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।